राधे राधे। क्या हाल जी? सब बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टैक्स के बारे में। ठीक है, तो टैक्स में भी हमने जो टॉपिक आज उठाया वो जीएसटी का इंट्रोडक्शन, जीएसटी के बारे में हम बताने के लिए आए हैं आप लोगों को। जीएसटी के बारे में बताने से पहले ये ज़रूरी जानना है कि टैक्स क्या होता है, कितने तरह के टैक्स होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहला आप देखिए यहाँ पे आपका टैक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है। टैक्स क्या? कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट और लॉ टू सपोर्ट द नेशन। ठीक है, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती। एक सीधा सा चीज़ है कि टैक्स देना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन ये कंपलसरी है कि देना ही पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जो वर्ड आता है वो कंपलसरी एक्सटॉर्शन आता है। ठीक है, तो कंपलसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है जो किसी भी एक्ट या लॉ के अंदर है। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में कोई भी लॉ से बाहर कोई भी नहीं हो सकता है। अगर हम किसी से भी अगर किसी तरह का भी टैक्स लेना चाहते हैं तो हम केवल वही चीज़ ले सकते हैं जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन है। अगर पहले से मेंशन नहीं है तो वहाँ पे अमेंड करके उस चीज़ को मेंशन किया जाता है, लेकिन बिना कॉन्स्टिट्यूशन में रहे उस चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट और लॉ टू सपोर्ट द नेशन। ठीक है, ये जो तीसरा लाइन है वो क्या है? सपोर्ट द नेशन। तो टैक्स किस लिए लिया जाता है? टैक्स नेशन के लिए लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप सब जानते हैं कि जो कंट्री होता है उसमें दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी तो सब अपने अपने पैसे से बनाते हैं, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी कोई अपने पैसे से नहीं बनाता है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी जो बनता है, जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे रोड हो गया, आपका ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट का जो आपका हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, ये सब चीज़ें जो बनती है वो टैक्स के पैसे से ही बनती है। और टैक्स तो इसलिए टैक्स को नेशन के सपोर्ट में लिया जाता है। ठीक है, अब हमारे कंट्री में जो दो तरह के टैक्स लगते हैं वो एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, देखिए डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वैसा टैक्स होता है जिसमें जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द सेम पर्सन। इंसिडेंस मतलब क्या होता है कि जो टैक्स जैसे किसी पे लेवी होता है, जिस पे लगाया जाता है, ठीक है, तो उसका जो देना है, जो भरने का काम है, वो वही व्यक्ति करता है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, तो वो डायरेक्ट टैक्स में होता है। और दूसरा आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इंसिडेंस ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द एंड और अल्टीमेट यूजर। ठीक है, मतलब टैक्स का जो इंसिडेंस हो गया, जो भरने का बारी आ गया, वो जिसके ऊपर लगता है वो नहीं भरता है, बल्कि जो एंड यूजर होता है वो भरता है, जो लास्ट में यूज करता है, जो जिसके पास अंत तक पहुंचता है वो भरता है। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब ये हुआ कि आप जैसे देखिए, जैसे डायरेक्ट टैक्स में एक एग्जांपल आपका नीचे दिया हुआ, जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स के बारे में लगभग हर कोई जानते हैं कि इनकम टैक्स का अलग अलग रेट होता है। ठीक है, तो वो रेट किस लिए दिया हुआ है कि जिसके पास भरने का जितना क्षमता है वो उस बेसिस पे भरता है। ठीक है, तो क्या है कि हायर रेट पर फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। ठीक है, मतलब कि जिसके पास पैसा भरने, टैक्स भरने का ज़्यादा एबिलिटी है, ज़्यादा पावर है, वो उसके लिए ज़्यादा रेट लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव इन नेचर मतलब एक रेट हर किसी के लिए होता है। अगर मैं कुछ सामान खरीद रहा हूं तो मेरे ऊपर अगर एक रेट लग रहा है तो वही रेट किसी दूसरे पे भी लगेगा। ठीक है, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई अमीर आदमी जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए कि अगर मुकेश अंबानी को आटा खरीदना है तो उसके ऊपर भी जो नॉर्मल टैक्स लगता है जीएसटी का वही लगेगा, और अगर एक आम आदमी आटा खरीदने के लिए जाता है तो उसके ऊपर भी जो टैक्स का रेट है जीएसटी वही लगता है। ठीक है, तो इसलिए उसको रिग्रेसिव इन नेचर बोला जाता है, मतलब वो किसी के लिए चेंज नहीं होता, हर किसी के लिए एक होता है। डायरेक्ट टैक्स में आपको एग्जांपल बता दिए कि इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जिसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल से आप लोगों को मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है टैक्स इम्पोज्ड ऑन, टैक्स बॉर्न बाय, टाइप ऑफ टैक्स। ठीक है, जैसे पहला चीज़ है कि टैक्स इम्पोज्ड ऑन, किसके ऊपर टैक्स लगा। जैसे एक मिस्टर ए है, जैसे एक सेलर है, ठीक है, जो सामान बेचता होता है,
ठीक है, टैक्स उसके ऊपर लगा है, लेकिन ये बॉर्न कौन करेगा, जो उस सामान को खरीदेगा टैक्स वो भरेगा। जैसे एक सिंपल सा चीज़ है, हम लोग अगर कोई, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ठीक है, आप कोई भी सामान को देखिएगा, ठीक है, उसके ऊपर जो रेट लिखा हुआ रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कुछ सामान खरीद रहा हूं तो मैं उसके ऊपर टैक्स दे रहा हूं, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे ये सेलर है, टैक्स इसके ऊपर लगा है, लेकिन भरेगा कौन, ये मिस्टर बी जो बायर है, जो खरीदार होता है, वो टैक्स भरेगा। तो इस तरह का जो टैक्स होता है इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, मतलब इम्पोज्ड किसी और के, लगा किसी और पे है लेकिन भर कोई और रहा है, ठीक है। और ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये जैसे मिस्टर ए है, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैं हो गया या आप हो गया या और भी कोई हो गया, टैक्स उसके ऊपर लगा और वो खुद भर रहा है। जैसे अगर मेरे ऊपर टैक्स लगा और हम खुद भर रहे हैं तो उस तरह का टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि जिसके ऊपर टैक्स लगा है, जिसके ऊपर लेवी किया गया है, बॉर्न वही कर रहा है, ठीक है, उसका भार भी वही उठा रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में कितने तरह के, एक तरह से बोलिए तो थे, अब नहीं है। कुल मिला के अगर बात किया जाए, आप कहीं भी देखिएगा तो इंडिया में पहले लगभग 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। उनमें से कुछ एक का एग्जांपल मैं लिया हूँ, जैसे ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, दूसरा वैल्यू एडेड टैक्स है, तीसरा सेंट्रल सेल्स टैक्स है और तीसरा सर्विस टैक्स है, ठीक है। ये सब में जो प्रॉब्लम्स थी, इन सारे को प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हमारे पास निकला और वो था जीएसटी, ठीक है। चलिए, तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग को जीएसटी का ज़रूरत क्यों पड़ा, ठीक है। जैसे देखिए, ये आपका यहाँ पे कुछ डिफरेंस हम लिखे हुए हैं। बेसिक ऑफ डिफरेंस क्या है, जीएसटी से पहले क्या सिचुएशन था और जीएसटी के बाद का क्या सिचुएशन है, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए, मल्टीपल टैक्स, तो जीएसटी से पहले हम लोग के जो कंट्री है इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। जैसे आपको कुछ एग्जांपल मैंने दिया था, उसी तरह का, जैसे ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, ये वैट है, सीएसटी है, एसटी है, ये सर्विस टैक्स है, ठीक है। तो इस तरह के टोटल 17 टैक्स हम लोगों को लगते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद केवल एक ही टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स, वो है जीएसटी, ठीक है। जैसे ये है वन नेशन वन लॉ, वन टैक्स, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल प्रोसीजर था, जैसे कि मान लीजिए एक सिंपल सा चीज़ है, मल्टीपल प्रोसीजर थे, ठीक है। सिंपल सा, जैसे मान लीजिए अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह अगर अपना सामान बेचते हैं तो हमको अलग अलग जगह पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन आपको अलग लेना पड़ेगा, आपको अलग अलग टैक्स है तो अलग अलग उसका अकाउंट बना के रखना पड़ेगा, अलग अलग इन्वॉइस आपको देना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रोसीजर्स होते थे, ठीक है। जब जीएसटी आ गया तो केवल एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक ही अकाउंट आपको बनाना है और आपको एक ही इनवॉइस देना है, उसी में सारा आपका आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट। देखिए, टैक्सेबल इवेंट मतलब क्या होता है, ये जो टैक्सेबल इवेंट है इसका मतलब क्या होता है कि टैक्स लगा है लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। टैक्स लगा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। जैसे डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसका इवेंट है इनकम। अगर आप इनकम कमाते हैं, ठीक है, आपके पास इनकम है तो आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स में रीज़न क्या है कि टैक्स लगता है, ठीक है। तो जब जीएसटी नहीं था उस समय, देखिए उस समय हमको मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई करता है तो मैन्युफैक्चरिंग पे भी टैक्स लगता है, अगर कोई सेल्स कर रहा है, सामान बेच रहा है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, अगर उसका सामान, जैसे मान लीजिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा सामान ये झारखंड से बाहर दिल्ली अगर मैं भेजता हूँ तो उसके ऊपर भी हमको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब जीएसटी आ गया तो उसके बाद केवल एक ही इवेंट है, वो है सप्लाई, ठीक है। आप अगर सप्लाई कर रहे हैं, आप अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप अगर कोई सामान बना रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सारा जो इवेंट है वो एक ही के अंदर आ जाता है, वो है सप्लाई, ठीक है। उसी तरह से पर्सन, मतलब कि टैक्स लेबल पर्सन कौन कौन सा है, किसके ऊपर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स लग रहा है तो मैन्युफैक्चरर को टैक्स भरना पड़ता है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं तो क्या है, सर्विस है, ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। जो ट्रेडर होता है, सामान जो बेचता है, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। और भी बहुत सारे एटसेट्रा दिए, और भी बहुत सारे वहाँ पे होते। लेकिन जीएसटी आने के बाद केवल एक ही है, टैक्सेबल पर्सन।
सप्लायर, रेसिपिएंट। सप्लायर मतलब जो सामान बेच रहा है, रेसिपिएंट मतलब जो सामान खरीद रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब जीएसटी नहीं था तो कास्केडिंग इफेक्ट होता था। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है कि एक ही सामान पे हमको बार बार टैक्स देना पड़ रहा है, एक ही सामान पे हमको बार बार टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जीएसटी जब नहीं था तो कास्केडिंग इफेक्ट होता था, जब जीएसटी आया तो कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह से डबल टैक्सेशन है। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एक सामान पे एक से ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है। ठीक है, तो अगर जैसे देखिए यहाँ पे दो चीज़ आप ध्यान रखिए, ये जो टैक्स है ये इंटर स्टेट पे लगता है, इंट्रा स्टेट पे लगता है, और ये जो टैक्स है ये इंटर स्टेट पे लगता है। ठीक है, अब देखिए इंट्रा स्टेट मतलब क्या होता है कि आप अगर एक स्टेट के रीजन में ही, एक स्टेट के अंदर आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई सामान बेच रहे हैं तो आपके ऊपर वैट लगता था पहले, और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप चले जाते हैं तो आपके ऊपर सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं अपना सामान यहाँ भी बेच रहा हूँ, मैं अपना सामान बाहर भी बेच रहा हूँ, तो मेरे को दोनों टैक्स देने पड़ते थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग डबल टैक्सेशन बोलते थे। ठीक है, तो जब जीएसटी नहीं था तो डबल टैक्सेशन लगता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद डबल टैक्सेशन नहीं लगता है। जीएसटी आने के बाद आपने भी देखा होगा कि आपको अगर कोई बिल मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे केवल 2-3 तरह पे आपको बटेगा, या फिर नहीं तो आपको सीजीएसटी मिलेगा, एसजीएसटी मिलेगा, या फिर नहीं तो आपको केवल एक मिलेगा आईजीएसटी। ठीक है, तो डबल टैक्सेशन नहीं होता है। अब देखिए लेवल क्या है कि किस लेवल पे टैक्स लगता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इंटर और इंट्रा बताया, तो देखिए जो प्री जीएसटी वहाँ पे 3 लेवल होते थे, एक इंट्रा स्टेट हो गया, एक इंटर स्टेट हो गया, और एक इंटरनेशनल लेवल पे भी होता था। ठीक है, लेकिन जीएसटी आने के बाद केवल 2 है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। हम इंटरनेशनल को भी जीएसटी आने पे इंटर स्टेट में ही मानते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ डबल टैक्सेशन के बारे में बताता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसको हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मेरे को मैन्युफैक्चर करने में 1000 रुपये लग रहा है। इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है और वैट भी लगता है। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है टैक्स का, वो इस तरह से होता है। जो टैक्सेबल ये जो प्रोडक्ट है, ये तो पहले आ जाएगा 100 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का। इसके बाद इसके ऊपर पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा 10%, तो 100 रुपीज़ आ गया। अब जो वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स जो लगता है, वो फिर ये 1100 पे लगेगा। तो यहाँ पे इसका 12% है, वैल्यू एडेड वहाँ के हिसाब से ये 12% है, तो ये 132 आ गया। तो टोटल यहाँ पे देखिए हमको एक टैक्स ये भी देना पड़ रहा है और एक टैक्स ये भी देना पड़ रहा है। तो ये एक तरह का हो गया डबल टैक्स। ठीक है, मतलब एक ही सामान पे हम 2 बार टैक्स दे रहे हैं, या एक तरह से बोलिए तो एक ही सामान पे हम 2 टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एक जैसे जीएसटी आने के बाद जो सिस्टम है उसके बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए सेम प्रोडक्ट में लेता हूँ, जैसे 1000 रुपीज़ मुझे लगा इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। ठीक है, अब इसको जब मैं सेल करूँगा तो यहाँ पे मेरा केवल एक ही तरह का टैक्स लगता है। ठीक है, और वो है जीएसटी। ठीक है, अगर विद इन द स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, 99%, मतलब ये इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, यहाँ पे मेरा कितना हो गया 1180 रुपीज़। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो सामान 1000 रुपये में बन के आ रहा है उसके लिए हमको 1232 रुपये, मतलब 1232 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। लेकिन उसी सामान को अगर जीएसटी आने के बाद हमको 1180 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। ये तो रीज़न है आपका विद इन द स्टेट अगर है तो। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट से बाहर अगर हम सप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये झारखंड टू झारखंड ही सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर झारखंड टू हम दिल्ली सप्लाई करते हैं तो मेरा जो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा ये 1000 रुपीज़ है, और इसके ऊपर केवल एक लगेगा, वो है आईजीएसटी 180 रुपीज़ 18% पे। ठीक है, और ये हो गया 1180 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको कोई अंतर नहीं दिख रहा है, जो है सेम है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए हमको ज़्यादा पे करना पड़ता था, लेकिन जीएसटी आने के बाद हम लोग को कम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये है जीएसटी आने का रीज़न, इस वजह से जीएसटी आया है। ठीक है, अब आगे हम आप लोगों को समझाएंगे कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, यहीं तक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा। जीएसटी का पहला लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइएगा।